हेलो एवरीबॉडी, मैं सुधाकर सिंह फिर आपके सामने पॉलिटी के कुछ टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। उन टॉपिकों पर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आए हुए एग्जाम्स में, अन्य ज़रूरी प्रश्न हैं, उन पर चर्चा करते हुए हम कंटिन्यू डिस्कशन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। इस पर विचार कर लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में हमारे संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं और किस प्रकार से यह प्रावधान कार्य करते हैं। तो प्रश्नों को देखते हुए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं जो आपके सामने है। जो व्यक्ति सांसद ना हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? इस प्रश्न में पूछा गया है, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो क्या उसे मंत्री बनाया जा सकता है? इस प्रश्न पर अगर विचार किया जाए तो यह होगा कि उसे मंत्री तो बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर बात किया जाए तो 6 मंथ के अंदर अंदर उसे संसद का सदस्य बनना ही पड़ेगा। तो अगर बात किया जाए तो इसका आंसर तो ये होगा, लेकिन अगर बात करें तो हमें विद इन 6 मंथ उसे संसद का सदस्य बनना होगा। आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75 के 5 में यह कहा गया है कि 6 माह के अंदर अंदर संसद सदस्य बनना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है कि 6 माह के अंदर अंदर उसे संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में अभी जस्ट चर्चा का टॉपिक भी बना हुआ है। कोई ना कोई सरकार है, संसद सदस्य है, अपने खर्चे को लेकर के और रोते रहते हैं, कहते हैं कि हमारा वेतन कम है। तो सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद यानी पार्लियामेंट सांसदों के वेतन के संबंध में निर्णय करता है कि किसका वेतन कितना होगा और किस प्रकार से उसका निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए सामान्य रूप से वोटिंग की प्रक्रिया के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। तो संसद ही सांसदों के वेतन का निर्णय करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, यह सभी को पता है। नॉर्मली सब जानकारी है आपको कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। साथ ही इस प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बैठक में जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, वही फाइनली निर्णय करते हैं कि कार्य प्रणाली क्या होगी, किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे और कैसे उसे रन कराया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? इससे पहले एक टॉपिक पे मैं जाता हूं, क्योंकि संसद में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एक स्थायी सदन है, राज्यसभा तो स्थायी सदन है, और इसका प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होता है। अब यहां ये ध्यान देना है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा आपका 30 वर्ष है। अब अगर यहां पर बात किया जाए
तो क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं से भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है, तो न्यूनतम लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष है, तो प्रधानमंत्री के बनने के लिए भी आयु कितनी हो जाएगी? 25 ईयर्स हो जाएगी। राइट, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? अगर मंत्रिपरिषद की मैं बात करूं, प्रश्न पर अच्छा प्रश्न है। मंत्रिपरिषद की बात किया जाए तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है, पीपल्स हाउस है। अब जब ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? और निश्चित रूप से बात क्लियर है कि केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा में किसी भी प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, यह ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? तो ये सामान्य रूप में पहले और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच अगर बात किया जाए तो 6 मिनिमम कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। और अभी तक अगर बात किया जाए तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार को पदच्युत किया जा सकता है, यानी सरकार बर्खास्त की जा सकती है, कह सकते हैं आप। अभी तक 3 सरकारें अविश्वास प्रस्ताव से गई हैं। तीन सरकारें इससे प्रभावित रही हैं। अविश्वास प्रस्ताव से अगर बात किया जाए तो सबसे पहले श्री चरण सिंह की गवर्नमेंट रही। श्री चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो एक बार उनकी सरकार गई इससे। वाजपेयी जी के टाइम पीरियड पर भी उनकी सरकार गई। इसके बाद अगर बात करें तो श्री HD देवगौड़ा। ये 3 सरकारें रहीं जो कहीं कभी ना कभी अविश्वास प्रस्ताव से प्रभावित रहीं और इनकी सरकारें गिर गईं। तो ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? जैसे अभी मैंने पीछे डिस्कस किया कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्योंकि अगर बात किया जाए तो ये इस चीज को डिस्कशन किया गया है आर्टिकल 75 में, अनुच्छेद 75 के 3 में इस चीज को डिस्कस भी किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। किसी भी मंत्री की गलती के कारण लोकसभा को मंत्रिपरिषद पर विश्वास ना रहे, मंत्रिपरिषद प्रत्येक मंत्री को सामूहिक रूप से पद त्याग करना पड़ जाता है अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो ध्यान रखिएगा कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? इसके लिए एक छोटा सा हिंट है जो याद ट्रिक है, नाम के लिए चाहे तो देख सकते हो। जैसे हिंदी में ही प्रत्येक प्रधानमंत्री के नाम के आगे का याद कर सकते हो। जलई, मोचई, रविचंद्र, रविचंद्रन, न अदई, अमन।
ये ट्रिक है जो आप ध्यान रख सकते हो। जलई मुचई रवि चंद्र न अदई अमन। जलई मुचई रविचंद्रन अदई अमन। अब देखो ज से अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू। ला से लाल बहादुर शास्त्री। ई से इंदिरा गांधी। इसके बाद जलई मुचई मो से मोरारजी देसाई। च से चौधरी चरण सिंह। फिर ई से इंदिरा गांधी। फिर र से राजीव गांधी। वी से वीपी सिंह। फिर चंद्र से चंद्रशेखर। इसमें ध्यान रखना है चंद्र पूरा लेना है। चंद्रशेखर। फिर आइएगा तो न से नरसिम्हा राव। आ से अटल बिहारी वाजपेयी। के बाद आओगे द से देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा। इसके बाद बात करें फिर ई से। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अब ई से इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। अ से फिर अटल बिहारी वाजपेयी। फिर मा से मनमोहन सिंह। फिर न से नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है, ध्यान रखिए। तो ये एक क्रम हुआ जो आप दिमाग में बिठा के रख सकते हो। इस क्रम से आप देखिएगा तो इंदिरा गांधी सबसे पहले, ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बाद आप देख रहे हो तो कौन आ जाएगा, इंदिरा गांधी आ जाएंगी। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, फिर यानी दो, फिर एक जवाहरलाल इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई आ जा रहे हैं तो यानी थर्ड। मोरारजी देसाई के बाद देखोगे तो चौधरी चरण सिंह यानी फोर्थ। ऑप्शन देख लो, 2 1 3 4। 2 1 3 4 ये ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, राइट। ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार। तो अगर प्रसाद पर्यंत की बात किया जाए तो क्योंकि राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब इस प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य
यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जब प्रधानमंत्री चाहता है तो उन राष्ट्रपति को सिफारिश करके मंत्रियों को पदच्युत भी कर सकता है। तो किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं, एक तरीके से इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें पद से हटाने का भी अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है। तो हरित मंत्रालय या ग्रीन मिनिस्ट्री की अगर बात किया जाए, हरित मंत्रालय या ग्रीन ग्रीन मिनिस्ट्री की बात किया जाए तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, यानी अगर बात किया जाए कि पर्यावरण और वन मंत्रालय को ही ग्रीन मिनिस्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। देश के अंदर किसी भी प्रकार के पर्यावरण संबंधी रूपरेखा तैयार करना हो या कोई भी वन संपत्ति की देखरेख करना हो, वनारोपण करना हो या आपके वाइल्ड लाइफ से संबंधित हर चीजों का नियंत्रण और कंट्रोल करने का अधिकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्राप्त है। ठीक है, इसी को ग्रीन मिनिस्ट्री या हरित मंत्रालय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। अगर विपक्षी दल होने का दावा करता है तो विपक्ष होने के लिए यह जरूरी है कि कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। अब लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है, तो 545 का 1/10 यानी 54.5, आधा तो कोई सदस्य हो नहीं सकता, तो यानी सदस्यों की संख्या 55 होनी चाहिए। तो विपक्षी दल बनने के लिए वर्तमान में 55 सदस्य होने चाहिए। वर्तमान समय में अगर बात किया जाए तो इस समय आपके केंद्र में कोई भी विपक्ष मौजूद नहीं है, क्योंकि किसी विपक्ष पार्टी को 55 सदस्यों की संख्या मिली ही नहीं है, उनके पास 55 सांसद हैं ही नहीं, जिस कारण से वह लोकसभा में विपक्ष बन सकता। राइट। और अगर बात किया जाए तो डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए एक मजबूत और सशक्त विपक्ष का होना आवश्यक भी है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, संसद द्वारा निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत पार्टी का द्वारा नाम। अब बहुमत पार्टी का सदस्य तो होता ही है, लेकिन इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, जो आर्टिकल 75 के अनुसार नियुक्त करता है। उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यानी 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है। सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है। तो सांसदों की यदि अयोग्यता की बात किया जाए तो अयोग्यता से संबंधित विवादों के फैसले पर अगर बात किया जाए तो नॉर्मली चुनाव आयोग से लेकर के परामर्श लेकर के राष्ट्रपति ही यह फैसला करता है। लेकिन यदि दल बदल के संबंध में मामला है तो सदन का अध्यक्ष या सभापति यह निर्णय करता है। ये लोकसभा होगा तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर
निर्णय करेगा। यदि राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभापति यह निर्णय करता है, ध्यान रखिएगा। अदरवाइज चुनाव आयोग से लेकर के, भ्रष्टाचार का मामला है तो चुनाव आयोग से लेकर के परामर्श लेकर के राष्ट्रपति यह निर्णय करता है, भ्रष्टाचार हो या अन्य कोई मामला हो। न्यायालय के निर्णय का मामला हो तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श लेकर के इसका निर्णय करता है। इस प्रकार से यह टॉपिक भी आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। ओके।